हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एलएम कर्व के बारे में, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर है। इससे पहले की वीडियो में हम आईएस कर्व के बारे में पढ़ चुके थे, तो अब एलएम कर्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। अर्थव्यवस्था में स्थायी संतुलन के लिए मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार दोनों का एक साथ संतुलन में होना जरूरी होता है, और यही सामान्य संतुलन की स्थिति होती है। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आंशिक संतुलन है तो अर्थव्यवस्था ज़्यादा देर तक संतुलन में नहीं रह सकती। तो आईएस कर्व जो होता है वो वस्तु बाजार के संतुलन को दिखाता है, और एलएम कर्व मुद्रा बाजार के संतुलन को दिखाता है। एलएम कर्व वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और ब्याज दर के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में भी समानता पाई जाती है, अर्थात मुद्रा बाजार संतुलन में होता है। और आईएस कर्व क्या था? वह भी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और ब्याज की दर के उन विभिन्न संयोगों को दिखा रहा था जहां पर शेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर थे। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन वही है, किस किस चीज़ का? जीडीपी का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। लेकिन यहाँ पर संतुलन जो है किस किस के बीच में? मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच में। इसलिए आईएस कर्व वस्तु बाजार के संतुलन को दिखाता है और एलएम कर्व मुद्रा बाजार के संतुलन को दिखाता है। डेफिनेशन इसकी लिप्सी और क्रिस्टल के अनुसार एलएम वक्र दिए गए मुद्रा पूर्ति और दिए गए कीमत स्तर के लिए, यानी हमारे पास में दो चीज़ें कांस्टेंट है, एक तो सप्लाई ऑफ मनी और दूसरा प्राइस ऑफ गुड्स। जीडीपी और ब्याज दर के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है मुद्रा मांग और मुद्रा पूर्ति की समानता के साथ अपरिवर्तनशील है, यानी जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर है, और इसमें जो जीडीपी और ब्याज की दर उनके संयोगों में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हीं कॉम्बिनेशन के ऊपर वस्तु बाजार भी संतुलन में, तो सामान्य संतुलन की स्थिति को प्रकट करता है। एलएम कर्व का निकालना। एलएम कर्व को निकालने के लिए हमें पहले दो मुख्य बिंदुओं के बारे में जानना होगा। पहला ये है कि मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में क्या संबंध होता है। दूसरा जो है वो, जब कभी जीडीपी में परिवर्तन होगा तो उसका ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मुद्रा की मांग और ब्याज की दर में संबंध। एक व्यक्ति को अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा का कुछ हिस्सा अपने पास अवश्य रखना पड़ता है, और यही मुद्रा की मांग है। यानी व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा की जो मात्रा अपने पास रखता है वही मुद्रा की मांग है। मुद्रा की मांग से अभिप्राय वास्तविक शेष की मांग से है। अब वास्तविक शेष का क्या अर्थ है वो जानना जरूरी है। वास्तविक शेष का अर्थ मुद्रा की उस मात्रा से है जिससे क्रय शक्ति में समानता बनी रहती है। क्रय शक्ति समानता का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो है उतनी ही वस्तुएं खरीदेगा। अगर कीमत बढ़ गई है तो मुद्रा शेष बढ़ जाएगा, व्यक्ति अपने पास ज़्यादा मुद्रा रखेगा, और अगर वस्तुओं की कीमतें कम हो गई है तो उतनी वस्तुएं खरीदने के लिए मुद्रा की मात्रा की कम जरूरत उसको पड़ेगी। तो इस प्रकार क्रय शक्ति समानता बनी रहेगी, और क्रय शक्ति समानता को बनाए रखते हुए जितनी मुद्रा की जरूरत पड़ती है उसको हम मुद्रा की मांग कहते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और एक व्यक्ति 10 वस्तुओं की मांग को खरीदना चाहता है, तो मुद्रा की मांग कितनी होगी? 100 रुपये। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन, उसमें वस्तु की कीमत बढ़ करके 15 हो जाती है। अब क्रय शक्ति समान रखनी है। क्रय शक्ति समान रखने का मतलब अब भी वो कितनी वस्तुएं खरीदेगा? 10 ही खरीदेगा। तो अब उसको कितनी ज़रूरत पड़ेगी मुद्रा की? 150 रुपये की। तो अब देखिए जो वास्तविक शेष है वो पहली अवस्था में 100 है, दूसरी अवस्था में वास्तविक शेष है वो 150 है, लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में आप देखिए क्रय शक्ति समान है। कितनी? 10-10 वस्तुएं है। तो ये क्या है? वास्तविक शेष है। वास्तविक शेष का मतलब क्रय शक्ति को समान रखने के लिए हमें कितनी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, मुद्रा की मांग और ब्याज की दर में संबंध। अब मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में क्या संबंध है ये जानना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो वास्तविक शेष की मांग जो होती है वो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। पहला जीडीपी का स्तर। जीडीपी के स्तर और जो मुद्रा की मांग है उसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी जैसे जैसे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा हम ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए अधिक मात्रा में मुद्रा की मांग करेंगे, और अगर जीडीपी का स्तर कम होता है तो मुद्रा की मांग भी कम की जाएगी।
और दूसरा जो है वास्तविक शेष निर्भर करता है ब्याज की दर पर। ब्याज की दर के साथ इसका ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध किस प्रकार से होता है उसको आप आगे जानेंगे कि ब्याज की दर जो होती है मुद्रा अपने पास रखने की अवसर लागत होती है। अवसर लागत का मतलब अगर एक व्यक्ति नकद रूप में अपने पास मुद्रा रखता है तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसको उस चीज़ का नुकसान होगा जो ब्याज वह मुद्रा को उधार दे करके या बैंक में जमा करके प्राप्त कर सकता था। तो ब्याज की दर जो वो मुद्रा अपने पास रखने की अवसर लागत है। ब्याज का त्याग एक व्यक्ति को करना पड़ता है जब वह अपने पास मुद्रा रखता है। इसलिए जब कभी भी ब्याज की दर अधिक होगी तो एक व्यक्ति के लिए अवसर लागत बढ़ जाएगी, यानी उसको अधिक ब्याज का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो एक व्यक्ति क्या करेगा, अपने पास मुद्रा की मात्रा कम रखना पसंद करेगा, क्योंकि वो जो है पैसा बैंकों में जमा करवा करके जो है अधिक ब्याज प्राप्त करना चाहेगा और नकदी अपने पास कम रखेगा। इसलिए मुद्रा की मांग है वो भी कम होगी। और अगर ब्याज की दर कम हो जाती है तो उसको ब्याज जो है बैंकों से कम मिलेगा, इसलिए वो बैंकों में जमा करवाने की बजाय अपने पास रखना पसंद करेगा, इसलिए मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। अब यहाँ हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में क्या संबंध है। ये ओ एक्स अक्ष है और ये ओ वाई अक्ष है। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने मुद्रा की मांग लिया, आप साथ साथ में इसको ध्यान से देखते जाना, और ओ वाई के ऊपर हमने ब्याज की दर। अब शुरू में देखिए जब ब्याज की दर ओ आर है, जब ब्याज की दर ओ आर है तो उस अवस्था के अंदर कितनी मुद्रा की मांग की जा रही है, ओ के। कितनी, ओ के। नेक्स्ट अवस्था में जब ब्याज की दर कम हो जाती है, अब आप देखिए जब ब्याज की दर कम होगी तो ब्याज की जो नकदी अपने पास एक व्यक्ति रखता है उसकी अवसर लागत भी कम हो जाएगी, इसलिए वो बैंकों में जमा करवाने के बजाय अपने पास नकदी की मांग अधिक करता है, यानी नगद मुद्रा अपने पास ज़्यादा रखेगा, क्योंकि उसको पता है ज़्यादा ब्याज नहीं मिल रहा, इसलिए अब पैसा अपने पास रखने में ही उसको जो है लाभ लगता है। तो उस अवस्था में क्या होगा, जब ब्याज की दर ओ आर 1 हो जाती है तो मुद्रा की मांग बढ़ करके ओ के 1 हो जाती है। तो ब्याज की दर जब आर से आर 1 कम हुई तो मुद्रा की मांग बढ़ करके के से के 1 हो गई। तो इस प्रकार ये जो अपना एल रेखा चित्र है ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब कभी भी मुद्रा की ब्याज की दर कम होगी तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, और अगर ब्याज की दर बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग कम होगी। अब इसी में एक और है कि अगर ब्याज की दर में परिवर्तन ना हो तो भी क्या मुद्रा की मांग बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। पीछे वाले जो पीपीटी थी उसमें हमने देखा था कि मुद्रा की मांग दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो जीडीपी, दूसरा ब्याज की दर। तो ये केवल ब्याज की दर का संबंध है। दूसरा, अगर कभी भी जीडीपी बढ़ जाएगी तो ब्याज की दर वही रहने पर भी मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, जब जीडीपी बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ने के बाद मुद्रा की मांग जो है के 1 से बढ़ करके के 2 हो गई है, लेकिन ब्याज की दर पहले भी ओ आर 1 थी और अब भी ओ आर 1 है। तो इस प्रकार के 1 से के 2 तक जो मुद्रा की मांग में वृद्धि हुई है, यह हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा के जो मांग वक्र है उसमें शिफ्टिंग हुई है। वो किसकी वजह से हुई है? जीडीपी में वृद्धि के कारण। तो ये L1 अपने पास में नई मुद्रा का मांग वक्र आया है, तो L से L1 जो है शिफ्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है? जीडीपी में वृद्धि के कारण। तो जब जीडीपी बढ़ी तो हमने उसी ब्याज की दर के ऊपर मुद्रा की अधिक मांग करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये जो चेंज है वो किस वजह से हुआ है? चेंज इन जीडीपी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि जीडीपी में परिवर्तन का ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जीडीपी में परिवर्तन का ब्याज दर के ऊपर प्रभाव जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जीडीपी जो है ब्याज दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है या अप्रत्यक्ष रूप से। जीडीपी में होने वाले परिवर्तन ब्याज की दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, यानी जब कभी भी जीडीपी में परिवर्तन होगा तो उससे डायरेक्टली जो है ब्याज दर प्रभावित नहीं होगी। हमें पता है ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। तो ब्याज की दर को निर्धारित करने वाले दो कंपोनेंट है, कौन कौन से? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। जब जीडीपी में वृद्धि होगी तो बताओ क्या होगा? डेफिनेटली
लोग अधिक वस्तु और सेवाओं की मांग करेंगे, और जब लोग अधिक वस्तु और सेवाओं की मांग करेंगे तो इससे मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, और जब मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी तो ब्याज की दर में भी वृद्धि होगी। और इसका विलोम से भी होता है कि अगर जीडीपी में कमी होगी तो वस्तु और सेवाओं की मांग में कमी होगी, और वस्तु और सेवाओं की मांग में कमी के कारण जो है ब्याज की दर भी जो मुद्रा की मांग कम होगी, और मुद्रा की मांग कम होने के कारण ब्याज की दर में भी कमी हो जाएगी। तो इसको आगे दिखाया गया है कि जो जीडीपी में परिवर्तन है वो किसको प्रभावित करेगा, पहले मुद्रा की मांग को प्रभावित करेगा, और फिर मुद्रा की मांग जो है वो ब्याज की दर को प्रभावित करेगी। अगर जीडीपी बढ़ा तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, ब्याज की दर बढ़ेगी। अगर जीडीपी कम हुआ तो मुद्रा की मांग कम होगी और ब्याज की दर भी कम होगी। अब इसके बाद जीडीपी में परिवर्तन का ब्याज दर के ऊपर प्रभाव पर रेखा चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष हमारे पास में है। ओ एक्स अक्ष पर हमने मुद्रा की मात्रा ली है और ओ वाई के ऊपर हमने ब्याज की दर ली है। और हमारे पास में ये जो एम है ये मुद्रा का पूर्ति वक्र है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि इसमें कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति को स्थिर माना गया है। तो ये ओ वाई के समानांतर है जो कि पूर्णतः बेलोसदार मुद्रा की पूर्ति है। अब ये अपने पास में जो है एल जो है मुद्रा का मांग वक्र है, और ये मुद्रा का मांग वक्र जो है एम बिंदु को के एम रेखा को ई बिंदु पर काट रहा है, और जब ई बिंदु पर काट रहा है तो संतुलित ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है, वो ओ आर हो रहा है। तो प्रारंभ में अपनी ब्याज की दर क्या निर्धारित हो गई, ओ आर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या होगा, जब जीडीपी बढ़ी तो जीडीपी बढ़ने के कारण क्या होगा, लोग वस्तु और सेवाओं की अधिक मांग करेंगे, इससे मुद्रा की मांग बढ़ेगी, और मुद्रा की मांग बढ़ करके क्या हो जाएगी, L1। तो जब मुद्रा की मांग बढ़ करके L1 हुई तो ये जो है मुद्रा के पूर्ति वक्र को E1 बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो संतुलित ब्याज की दर है वो OR1 निर्धारित हो रही है। तो आप देखो जब जीडीपी में वृद्धि हुई तो उसने मांग को प्रभावित किया, और मांग बढ़ करके L से L1 हो गई, इसके कारण ब्याज की दर भी बढ़ करके R से R1 हो गई है। इसी प्रकार जब जीडीपी में कमी होती है तो उसके कारण जो है लोग वस्तु और सेवाओं की कम मांग करेंगे, इससे मुद्रा की मांग भी कम हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि मुद्रा की मांग पहले एल थी प्रारंभ में, अब कम होकर के L2 हो गई है, और L2 जो मांग वक्र मुद्रा का मांग वक्र है वो मुद्रा के पूर्ति वक्र को E2 बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है, वो OR2 निर्धारण हो रहा है। तो देखो जब मुद्रा की मांग कम हुई तो ब्याज की दर भी कम हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीडीपी जो है वो मुद्रा की मांग के माध्यम से ब्याज की दर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आप इसमें अब देखेंगे एलएम वक्र का निकालना। एलएम वक्र किस प्रकार से निकालते हैं, एक बार आप पुनः एलएम वक्र की परिभाषा देखो कि एलएम वक्र जो वो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद तथा ब्याज की दर के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को दिखाता है। यानी हम एलएम वक्र के ऊपर दो कॉम्बिनेशन लेंगे, वो क्या, एक तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा ब्याज की दर, जहां पर मुद्रा की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, मुद्रा की मांग और पूर्ति का वक्र लेंगे। तो अब आप इसको देखोगे कैसे बन रहा है, ये ओ एक्स अक्ष लिया हमने शुरू में और दूसरी तरफ ओ वाई लिया। ये मुद्रा की मांग और पूर्ति वक्र बनाने जा रहे हैं। ओ एक्स अक्ष पर हमने मुद्रा की मात्रा ली है और ओ वाई पर हमने ब्याज की दर ली है, और ये दूसरी तरफ हमारा जो है वो एल एम वक्र बनेगा। ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष है, ओ एक्स अक्ष पर हमने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद लिया है और ओ वाई के ऊपर ब्याज दर है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास में जो है मुद्रा की पूर्ति एम है जो कि स्थिर है, और ये हमारे पास में प्रारंभिक मुद्रा की मांग है, और मुद्रा की मांग और पूर्ति ने एक ब्याज की दर का निर्धारण किया, और वो ब्याज की दर क्या है, ओ आर है। अब ओ आर ब्याज है, ब्याज की दर है। इस ब्याज की दर के ऊपर कुल मांग और कुल पूर्ति जो है मुद्रा की वो बराबर है। और अब ये देखेंगे ये जो आर ब्याज, ये जो मुद्रा की मांग है एल, ये मुद्रा की जो एल मांग है, ये मुद्रा की एल मांग जो वो सकल घरेलू उत्पाद के किस स्तर पर है, ये हमारे पास में ब्याज की दर है जो कि आर है, और आर जो ब्याज की दर है वो मुद्रा के सकल घरेलू उत्पाद के किस दर पर है, वो ओ वाई स्तर पर है। तो पहला हमारे पास में एक बिंदु आ गया, वो कॉम्बिनेशन किसका है,
सकल घरेलू उत्पाद और ब्याज की दर का कॉम्बिनेशन ए आ गया। और इस पर आप देखो मुद्रा की मांग और पूर्ति है ई बिंदु पर वो भी बराबर है। नेक्स्ट दूसरा, जब मुद्रा की मांग बढ़ करके L2 L1 हो गई तो ब्याज की दर भी जो वो R2 हो जाएगी। और अब हम ये देखें कि ये जो R2 है ब्याज की दर, इस ब्याज की दर के ऊपर जो मुद्रा की मांग है L1 वो किस सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर है, यानी वो सकल घरेलू उत्पाद का वो कौन सा स्तर है जिस पर हम L1 मुद्रा की मांग करते हैं। तो ये अपने पास ब्याज की दर है वो R1 रहेगी। और ये जो R1 ब्याज की दर है ये मुद्रा के ये जो सकल घरेलू उत्पाद के स्तर Y1 पर है। तो इस प्रकार हमारे पास मुद्रा ब्याज की दर और सकल घरेलू उत्पाद का एक और कॉम्बिनेशन आ गया, बी कॉम्बिनेशन, जिसके ऊपर भी आप देखो मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर है E1 बिंदु के ऊपर। नेक्स्ट, जब मुद्रा की मांग कम होती है L2 हो जाती है तो हमारे पास में एक और संतुलित ब्याज की दर आती है और वो है R2। अब हम ये देखेंगे R2 ब्याज की दर जो है उसके ऊपर आय का स्तर क्या है। ये हमारे पास में R2 ब्याज की दर है और ये R2 जो ब्याज की दर है इसके ऊपर मुद्रा की मांग L2 है। L2 मुद्रा की मांग आय के किस स्तर पर है, वो Y2 स्तर पर। यानी जब हमारी इनकम Y2 है तो हम जो है L2 के बराबर मुद्रा की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास में एक और कॉम्बिनेशन आ जाता है C। इस प्रकार ABC हमारे पास में 3 कॉम्बिनेशन है और अगर हम इन तीन कॉम्बिनेशन को मिला देंगे तो हमारे पास में LM वक्र आ जाएगा। अब आप देखो LM वक्र ब्याज की दर तथा सकल घरेलू उत्पाद के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिनके ऊपर मुद्रा की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। थैंक यू।